प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग 10वें रोज़ में दाखिल हो गई है और इसके असरात अब दुनिया पर नज़र आने लगे हैं। ख़ास तौर पर पेट्रोल प्राइसेस आपने हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से फिर जो फूड सिक्योरिटी का इशू है कई ममालिक को वो लाहिक हो गया है। पेट्रोल प्राइसेस पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट नज़र आने लगा है। $100 से कीमतें ऊपर चली गई हैं, आज $120 को टच की और ये 2022 के बाद से अब तक की बुलंद तरीन सतह है। पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट फौरी तौर पर दिखाई दिया, अगरचे पाकिस्तान में एक बहस भी जारी है कि दुनिया में अभी पेट्रोल बढ़ा नहीं या उसका इम्पैक्ट आया नहीं, आया भी तो बहुत कम आया, ₹4 और ₹5 तक आया, लेकिन पाकिस्तान में ₹55 फी लीटर कीमत बढ़ा दी गई और फिर पेट्रोल पर ₹20 की लेवी भी लगा दी गई। ये जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, इस पर डिबेट ये हो रही है कि पहले जो $60 पर पेट्रोल ख़रीदा गया था उसको उसी रेट पर बेचना चाहिए था, ना कि पुराने खरीदे हुए तेल पर नई प्राइसेस आप ऐड कर देते या उसके ऊपर नई प्राइसेस लगा देते, नई कीमतें उस पर ऐड कर देते। ये एक बहस हो रही है। और फिर ये कि ऐसे मुश्किल वक्त में हुकूमत को सारिफीन की सपोर्ट के लिए कुछ जो टैक्सेस हैं उसमें कमी करना चाहिए थी, ना कि उल्टा ₹20 का उसमें इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान में आइंदा दिनों में पेट्रोल के मजीद बढ़ने के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। हुकूमत की इस सिलसिले में पॉलिसीज क्या हैं? आज अहम मीटिंग खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई है, जहां पर ऑनलाइन काम करने के हवाले से कुछ चीज़ें तय की गई हैं और कुछ ज़ेर गौर हैं, और वफाकी हुकूमत भी इसी तरह की कुछ चीज़ें प्लान कर रही है। लेकिन अगर ये जंग तवील होती है तो इसका पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ सकता है, इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में दानियाल अजीज़ साहब तशरीफ़ फरमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। हुज़ैफ़ा साहब खुशामदीद। शफ़ीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात। आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि 1 महीने के लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन फिर हमने देखा कि आवाम के लिए छठे ही दिन परेशानी का इजहार हो भी गया। एक MNA साहिबा हैं शुमाइला राना साहिबा, उन्होंने कहा कि हम अगर ₹100 भी कीमत बढ़ा देते तो आवाम क्या कर लेते। उनका ये जो क्लिप है या उनका जो बयान है वो भी ओवर द वीकेंड बड़ा वायरल रहा है। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आपसे शुरू करता हूँ। जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि छठे दिन कीमतों में इजाफा हो गया और उस तेल के ऊपर जो पुरानी कीमतों पर बाय किया गया था, पुरानी कीमतों का तेल तो पुरानी कीमतों पर बिकना चाहिए था, हुकूमत ने उस पर भी मुनाफे की राह तलाश कर ली। जी बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे 2-3 मिनट की पेशेंट अगर ऑडियंस देंगे तो मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। पहली बात तो यह कि शुमाइला राना साहिबा के बयान की मैं शदीद इस हवाले से मजम्मत करता हूँ कि हम सब लोग जमहूरी लोग हैं और ज़ाहिर है हमें अगर इस मनसब पे इस पे तो एतराज़ है कि भाई किसके पास क्या मैंडेट है, किसके पास क्या मैंडेट है, लेकिन हम सब लोग आवाम के पास ही जाते हैं ना। जब हुकूमत का टेन्योर कंप्लीट होगा आवाम के पास जाएंगे तो आवाम बहुत कुछ कर सकती है। मेरे ख्याल से उनका स्लिप ऑफ टंग हुआ या जो भी हुआ व्हाट्सएवर, लेकिन ये कोई हुकूमती पॉलिसी नहीं है कि हम आवाम को कहें या आपको कहें कि आप क्या कर लेंगे। आवाम बहुत कुछ कर सकती है। अगर आवाम हम इस मनसब पर बिठा सकती है तो आवाम उतार भी सकती है। तो एक तो ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर इंसान है, खताओं का पुतला है। अगर शुमाइला राना साहिबा ने कई अच्छे शोज किए होंगे, कोई एक तो ज़ाहिर वीक शो भी हो गया। दूसरी बात यह कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें जो बढ़ी हैं, मैं इस फैसले को भी ना अच्छा कहूँगा ना इसका दिफा करूँगा, लेकिन ज़ाहिर है ये आवाम पर एक बोझ डाला गया है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक तल्ख फैसला है। इस तल्ख फैसले के हवाले से मैं कुछ हकायक आपके सामने ज़रूर रखूंगा कि इस तरह की नौबत क्यों आई। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, मैं खुद भी कोई या पेट्रोलियम का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिर है हमारा चूंकि फैमिली बिजनेस में पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं, तो मुझे इस काम का थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा बेहतर पता है कि किस तरह की ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास फ्यूल कैसे आता है। पार्को कस्बा गुजरात में ऑयल मार्केटिंग कंपनी के किसी डिपो को देती है, डिपो से हमारे पास आता है और देन काम कैसे चलता है। सूरत हाल ये थी कि एक तो तरीकेकार ये होता कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर $62 या $72 फी बैरल पर इंपोर्ट हुआ हुआ फ्यूल क्रूड ऑयल और देन वो फिर उसके बाद जो भी उसको हमने डीजल पेट्रोल और मिट्टी के तेल में कन्वर्ट करती हैं ऑयल रिफाइनरीज, वो अगर पेट्रोल पंप्स को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से देना जिम्मेदारी है और वो उसी रेट पर देती हैं जिस रेट के ऊपर उन्होंने इंपोर्ट किया हुआ था। ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। असल तनाज़ा यही खड़ा हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब सारे लोग कह रहे हैं कि जो हुकूमत ने विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन 70 अरब रुपए का फायदा दे दिया OMCs को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। हालांकि सूरत हाल ऐसी नहीं है। सूरत हाल ये थी कि जब हमने मीटिंग कॉल की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो उस वक्त $82 फी बैरल मार्केट में आवाज आ गई थी। मीटिंग खत्म हुई, वजीर खजाना जब अनाउंस कर रहे थे $55 कीमत, उससे 1 घंटा पहले कीमत $92 फी बैरल पर चली गई। अब $92 फी बैरल का मतलब यह है कि आज के मुताबिक भी $37 का फर्क आ चुका।
लेकिन उसके बाद जब अगले दिन इंप्लीमेंट हुआ, यानी कल की मैं बात कर रहा हूं, 104 पर था, आज 104 से भी ऊपर चला गया। यहां मामला है डिमांड और सप्लाई का। एक तरीकेकार तो यह था कि हम बिल्कुल वही करते जो आप फरमा रहे हैं कि इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जो फ्यूल लिया हुआ था ये सप्लाई करते, और बहुत सारे इसके अंदर ज़ाहिर हुकूमत जितना भी डंडा उठाती, कहीं ना कहीं लोग स्टोरेज भी करते, बाकी चीजें भी होती कि हमारे पास सस्ता आया हुआ है, महंगा बाद में बेच लेंगे। लेकिन फिर भी हुकूमत अपने डंडे के जरिए 60-70% भी इस फ्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करवा देती। उसके बाद क्या होता? आज के रेट के मुताबिक अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अपनी बुकिंग कराई हुई होती तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने आपको 150 रुपए के ऊपर कम से कम आपको कहना था कि जी, क्योंकि आपने हरमस का रूट जो है अगर वो बंद रहता है, हमारे पास अल्टरनेट रूट की कॉस्ट जो है जब $82 फी बैरल थी, मैंने बात की सेक्रेटरी पेट्रोलियम से, उन्होंने कहा सर हमें 122-124 रुपए जाकर पड़ेगी। अगर 82 की बात करें, 40 रुपए का फर्क आ रहा था अगर हम लंबे रूट के जरिए आते। तो हुज़ैफा साहब, आपने बेसिकली एक नुकता जो मैं समझ पाया हूं आपकी अब तक की गुफ्तगू से, वो ये है, आप कह रहे हैं कि ऑयल माफिया के सामने आपने हथियार डाल दिए इस खौफ से कि अगर आप कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो वो उसको स्टोर कर लेंगे और मसनूई किल्लत पैदा हो जाएगी। तो ये मजबूरन आपने ऑयल माफिया के आगे हथियार डालने के लिए असद साहब नहीं, ये बिल्कुल ना हुकूमत ने हथियार डाले। तमाम ऑयल माफिया कान खोलकर सुन रहे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी कान खोलकर सुन लें। जिस तरीके से बैंकों ने जब डॉलर के मामले के अंदर फायदा उठाया था तो हमने बैंकों से 55 अरब रुपए वसूल की है, और अगर ये जो नया फ्यूल आता है उसके बाद हम इसका बाकायदा, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है इसका इंडिपेंडेंट ऑडिट करेंगे, और अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने किसी स्ट्रोक ऑफ पेन से आप लोगों का तासुर है कि 60-70 अरब कमाए हैं तो वो ये अदा करेंगी, बाकायदा तौर पर हम ये रिलीफ आवाम को देंगे। और जब जाहिर है अगर ये सप्लाई हमारी बहाल हो जाती है, अगर मान लिया जाए जो आप कह रहे हैं, फिर तो देखें आज भी वो शॉर्टेज हो सकती है या स्टोरेज हो सकती है या बिल्कुल माफिया, क्योंकि अभी तो कीमतें और बढ़ने का खदशा है। तो अभी तो खदशा नहीं है। ओगरा ये कहता है कि अभी आप 100 रुपए मजीद बढ़ाएं, खदशा को छोड़ दें। आप ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इंपोर्ट नहीं कर रही हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कह रही हैं कि हमारे जो शिप्स हैं उसके ऊपर जो हमारी इन्होंने कहा है कि ड्यूटीज, सॉरी जो क्या कहते हैं इंश्योरेंस जो है वो बढ़ा दी है। ये बकायदा एक देखें एक गैर मामूली सूरत हाल है। हुज़ैफा साहब, फिर तनकीद करना भी बनता है कि अगर एक महीने के बाद फर्ज करें 200 रुपए का $200 फी बैरल हो जाता है तो आप उसने का बेच लीजिएगा, 500 रुपए लीटर बेच लीजिएगा, लेकिन आज तो आपने 62 में खरीदा हुआ है ना। अब सुन लें, अब ये भी आपने बड़ा अहम सवाल किया। अगर $200 फी बैरल होता है और कीमतें उसी हिसाब से हाइक पे जा रही होती हैं, 28 दिन के रिजर्व का मतलब ये नहीं है कि 27 दिन के रिजर्व जब खत्म हो जाएंगे फिर एक दिन का रह जाएगा तो हम मंगवाएंगे। ये डिमांड एंड सप्लाई यूं चलती रहती है, बिल्कुल यानी दायरे की सूरत के अंदर। क्या पता जब $200 पे, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, पहली बात तो जाए ना, आवाम पे इतना बोझ क्यों डालें। अल्लाह ताला जो है हम सब पे इतना बोझ डाले जो हम बर्दाश्त कर सके। पाकिस्तान की आवाम बहुत गरीब है, नहीं बर्दाश्त कर सकती है बोझ। लेकिन अगर 200 पे गया और रेशियो लगी किसी 250 पे भी जाने, तब भी हुकूमत पूरे हिफ्ज़े मा तकद्दुम 220-22 के हिसाब से रेट बढ़ाएगी ताकि सप्लाई चेन मुतासिर ना हो। ठीक है, लेकिन आप मैं ये कह रहा हूं आपका नुकता हमें समझ आ गया। पॉलिसी मैं ये कह रहा हूं, ये इकोनॉमिक पॉलिसी अगर ये कह रहे हैं कि इसको ये गलत होता, लेकिन तो हमें मुसल्लत किया गया है। अगर ये वॉर सिचुएशन ना होती तो कभी भी ये काम ना करते हम। ठीक है, बिल्कुल सही है। शफी जान साहब, आपने, आपके चीफ मिनिस्टर ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, आपकी हुकूमत भी, आपकी पार्टी भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। ये नुकता तो समझ आने वाला है जो हुज़ैफा साहब बयान कर रहे हैं कि अगर आप वो ये ना करते तो मसनूई किल्लत पैदा हो जाती, लोग छुपा लेते ऑयल को, फिर आप क्या करते हैं? असद साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक पेट्रोल बम का ताल्लुक है तो हुकूमत ने ईरान की जंग को सानिया जानते हुए इस आम पाकिस्तानी के जेब पे डाका डाला। 55 रुपए पहली दफा रिकॉर्ड कायम हुआ कि इतना बड़ा इजाफा पाकिस्तान की तारीख में नहीं। अगर ये चाहते तो ये आम पाकिस्तानी पे बोझ ना डालते, ये IMF को कन्विंस करते और लेवी को कम करते। इन्होंने लेवी भी बढ़ाई है और डाका भी डाला है, 20% रेट भी बढ़ाया है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने पेट्रोल पे उस वक्त जब ये कोविड का इशू बना तो 18% जो था वो सेल टैक्स था, उसको जीरो कर दिया। आज भी वो जीरो है। अगर वो सेल टैक्स होता तो आज आम पाकिस्तानी 500 रुपए लीटर भरवाता अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ी में। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो हुकूमत है, और शुमाइला राना साहब के स्टेटमेंट की आपने बात की, उसने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि ये इनको पता है कि इनका आवाम से कोई लेना देना नहीं है।
ये फॉर्म 47 पे आई हुए हैं, ये 110 नहीं, ये 210 भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगला कोई इलेक्शन आएगा, फिर ये किसी फॉर्म 47 के जरिए या अवाम पे अजाब की तरह मुसलत हो जाएंगे। और ये हुकूमत इस वक्त अजाब की तौर पे पाकिस्तान पे मुसलत है। साहब, ये एक सिनेरियो है ना, इसमें आप ये बताइए कि जिस दिन ये 11:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया, उस वक्त तक पाकिस्तान में पेट्रोल मिलना बंद हो चुका था, पेट्रोल पंप पे में लंबी लाइनें लगी थी, पैनिक सिचुएशन थी और लोगों ने पेट्रोल बेचने से इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि महंगा होने वाला है पेट्रोल पंप्स ने। और आज भी वो कहते हैं इसलिए लोग नहीं मंगवाना चाहते कि उन्हें पता है वो आज मंगवा लें, एक हफ्ते के बाद कीमतें बढ़ जाएंगी और उनको जो है वो कोई यानी स्टेबिलिटी नहीं है प्राइसेस में, तो लोग एक मार्केट में एक पैनिक है, इसको हैंडल करने के लिए यही तरीका ढूंढा गया जो किया गया। इस सिचुएशन में आपके ख्याल में फिर सोल्यूशन क्या था? देखिए असद साहब, पहली बात कि इन्होंने लेवी क्यों बढ़ाई है? अगर ये चाहते पाकिस्तानी इसका जवाब देता हूं, लेवी कम कर सकते थे, IMF को कन्विंस कर सकते थे, इमरान खान साहब ने ये करके दिखाया है। दूसरी बात, जहां तक पेट्रोल की स्टॉक की बात है कि ब्लैक हो रहा है या पेट्रोल पंप वाले सेल नहीं कर रहे, तो फिर तो हुकूमत की रेट कमजोर है, फिर तो हुकूमत की कोई रेट ही नहीं है कि एक पंप के जो एसोसिएशन है या जो ऑयल बेचने वाले हैं इनके सामने ये हथियार डाल रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस हुकूमत को फिर हुकूमत करने के अहल ही नहीं है, ये निकम्मे हैं, ये निकट्टू है, ये भर्ती किए गए हुए हैं, ये लाए गए हैं, तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि इनकी रिट ही नहीं है फिर। बिल्कुल सही है। चलिए मैं दानिया साहब से ज़रा समझते हैं ये सारा मामला क्या है। दानिया साहब, जब 28 फरवरी को पेट्रोल की जो उस वक्त की कॉस्ट थी वो तकरीबन एक पाकिस्तानी रुपए में 153 रुपये 50 पैसे पड़ रही थी और बाकी टैक्सेस ऐड करके पाकिस्तान में कोई 250 रुपये से ऊपर का पेट्रोल बिक रहा था। लेकिन नई कीमतों के मुताबिक भी अगर बढ़ाना था तो इसमें जो कैलकुलेशन शहबाज राना साहब ने भी की है वो कहते हैं कि इसमें इजाफा अगर बनता भी था तो वो 37 रुपये का इजाफा बनता था, यानी कीमत 191 रुपये हो जाती थी और उसमें अगर बाकी आप 80-85 रुपये के टैक्सेस ऐड कर लें तो वो यानी 250 रुपये में कोई 37 रुपये आप इजाफा कर लें, 290 के करीब की कीमत चली जाती। 321 फिर भी जस्टिफाइड नहीं है। आपके ख्याल में क्या किया है गवर्नमेंट ने? मेरे ख्याल में आपने सुन लिया नाजरीन से जो बात कर रहे हैं कि जो इन्होंने PDL बढ़ाई है 85 से 105 रुपीज़, वो तकरीबन वो जो मार्जिन है 37 और 55 का जो राना साहब ने बताया वो तकरीबन वही बताया। अब इसमें इस मौके पे आके गवर्नमेंट ने रेवेन्यू को भी मद्देनज़र रखा है, क्योंकि जो PDL है इससे जो पैसे हासिल होते हैं हुकूमत को वो NFC अवार्ड के मुताबिक तकसीम नहीं होते, वो मनोवन हुकूमत पाकिस्तान को मिलते हैं, यानी फेडरल गवर्नमेंट को मिलते हैं और उसमें फिर उनको ज़्यादा लालच होता है। अगर 1 रुपया वो कमाते हैं लेट्स से FBR से, तो वो उन टैक्सेस में चले जाता है जो कि 60% सूबों को चले जाता है, बाकी जो हिस्सा है वो मरकज़ी हुकूमत को बचता है। तो इसलिए इनको इस PDL का लालच है और ये इस पहली दफ़ा नहीं अब्यूज़ हो रहा, ये बहुत मरतबा इन्होंने किया। अभी आपने देखा होगा कि रात को समरी भेज दी गई और ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है वो PDL की जो लीगल लिमिट थी वो भी ख़त्म करके और उसके ऊपर चढ़ा दिया, अब उसको भी आगे तजावज़ कर लिया इन्होंने 105 रुपये के साथ। सो इसमें यह है कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि इसको इस चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ी। चले दूसरी बात जो इन्होंने किया, इनका मंथली एडजस्टमेंट होता था ओगरा की तरफ से, यानी इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस के जो चेंजेस आते थे वो 1 माह के बाद पाकिस्तान में एडजस्ट होते थे, तो उसमें काफ़ी लैग था। अभी मार्च 2026 में इसी महीने में इन्होंने उसको वीकली कर दिया, तो उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। काफ़ी अर्से से 15 दिन के बाद भी रिवाइज हो रही थी जी, तो पहले महीने को होता था, अभी मार्च में 1 हफ्ते के लिए कर दिए। सो उसमें यह है कि उससे भी इम्पैक्ट पड़ा होगा, लेकिन बावजूद इस बात के कि इंटरनेशनल प्राइसेस इस हद तक नहीं बढ़ी हैं, चूँकि बाकी ममालिक में 2% 3% इससे ज़्यादा नहीं गया हमारे खत्ते में, तो उनको भी वही ट्रांसपोर्ट का सामना है, उनको वही रिस्क का मामला है, वही इंश्योरेंस के इजाफे हैं, वही सारी चीज़ें हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये ठीक है बात कि कुछ ममालिक ने अपने रिजर्व्स बिल्डअप किए हुए हैं। मसलन आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि जापान में 254 डेज की रिजर्व है और पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। ये जो 28 डेज का बता रहे हैं वो एक्चुअली एज सच वो स्टोरेज नहीं है जैसे मुल्कों में स्टोरेज होती है। तो पाकिस्तान में अभी कुछ लाइसेंसेस वगैरह इशू हुए हैं शायद 38 अमाउंट के, और उसमें उन्होंने बनाने शुरू करने, लेकिन उसका बड़ा पेचीदा मामला है, उसका लाइसेंस लेने के लिए आपको 6 माह लग जाते हैं सिर्फ NOC की हद तक। सो वो चीज़ें गवर्नमेंट आसान कर सकती थी, लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है, जो बात समझने वाली है वो ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या होना है। बाकी दोस्तों ने सारी बात कर ली है, मैं उसके बारे में बात करें मुस्तकबिल में लोग क्या इमेजिन करते हैं। सिर्फ इसी प्राइस राइज से आगे होती है, मजीद नहीं होती, वो एक अलग बात है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो फ्यूल प्राइस इंक्रीज है पेट्रोल की,
वो 1% होती है, तो महंगाई में भी CPI में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 1% का इजाफा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर 55 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ, ये तकरीबन 20% बनता है। और 1% जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर आप फरवरी का देखें तो 7% था, वो तकरीबन 0.3% बनता है। तो उसको अगर आप 20 टाइम्स करें, यानी 20% के साथ ज़रब दें, तो वो तकरीबन 2.8% बनता है। यह सिर्फ पेट्रोल का। डीजल की मद में अलग है, तो वो भी इन्होंने 55 रुपीज़ बढ़ाया है, तो उसको भी आप तकरीबन यही लगा लें। तो कहने का मकसद ये है कि ये इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान में, महंगाई जो है, ये पेट्रोल की जो है हर चीज़ के ऊपर असरअंदाज होती है। सिर्फ पेट्रोल की हद नहीं है कि आप पेट्रोल पंप पे गए आपको तकलीफ हुई है, हर चीज़ को जितना भी कैरेज है वो सारा बढ़ जाता है, हर चीज़ बढ़ जाती है। सो उसमें उसका इम्पैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आप ये समझ लें कि अगर हम अभी 7% पे हैं, तो आप यकीन से ये जान सकते हैं कि इन द कमिंग मंथ्स हम डबल डिजिट इन्फ्लेशन में वापस दाखिल हो जाएंगे, जहाँ से हम छुटकारा हासिल करके वापस आए थे। इसका मतलब ये है कि आपको अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेन महंगाई को कंट्रोल करने का तरीकाकार इंटरेस्ट रेट होता है। ये डीसी मीसी, छापे छापे, ये अतवार बाजार, ये जो खुद ही इन्होंने बंद कर दिया, फाइनली मान ही लिया है कि ये जो यूटिलिटी स्टोर्स थे वो उनका कोई तमाशा ही था सारा। एनीवे, पॉइंट इज के ये आहिस्ता आहिस्ता ये सीख जाएंगे कि असल चीज़ क्या है। तो उसमें ये है, लगेगा ये अभी मैं आपको सारी बात किसी और प्रोग्राम में कर लेंगे फिर। तो उसमें, लेकिन उसमें सरासर ज्यादती ये है कि महंगाई ये खुद करते हैं स्टेट बैंक में बैठ के, उसके असरात जो हैं महंगाई के, वो अमीरों को मजीद नवाजता है। और फिर क्या करते हैं कि बाजार में मजिस्ट्रेट भेज के तो बेचारे रेडी वाले को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके बच्चे 2 दिन स्कूल नहीं जाते, उसका कोई कसूर नहीं होता। ये जो रेट लिस्टें हैं सारी, ये सब मतलब एक अंदाजे से बनाई जाती हैं। उनको नहीं पता कि ये कैलिब्रेट नहीं होती स्टेट बैंक की पॉलिसी के साथ। मेरी बात समझ रहे? अब स्टेट बैंक एक्ट आप पढ़े, उसमें सिर्फ वाहिद जिम्मेदारी स्टेट बैंक की है कि आपने महंगाई नहीं होने देनी। तो उनके पास तो कोई मजिस्ट्रेट है ही नहीं, तो वो फिर कैसे करते हैं? तो ये जो नाप तोल है ना, ये छुपा हुआ है, पाकिस्तानियों के आम जेहन में नहीं है ये बात। और ये जो एंटी हॉर्डिंग और प्राइस कंट्रोल एक्ट है, ये जो मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी बताते हैं, ये भुट्टो साहब के आखिरी महीने में ये लगा था, जुलाई 77 में। और ये इसलिए लगाया गया था कि उनका ख्याल था कि जो ट्रेड इंडस्ट्रीज बुर्जुआजी है, ये इनके खिलाफ मुहाजरा ही कर रही है और उनके गवर्नमेंट को फेल करने में ये जानबूझ के कर रही है। उनको ठोकने के लिए उन्होंने ये बनाया था, क्योंकि इन्होंने सब कुछ नेशनलाइज कर दिया था। और वो उसके बाद ऐसी मुंह को खून लगा ये हमारी मुकामी इंतज़ामिया को, क्योंकि हर बेहतरीन फल, हर बेहतरीन डेयरी, गोश्त, सब्जियाँ, हर चीज़ उनके दरवाजे पर शामिल डिलीवर की जाती है, नहीं तो वो जाके छापा मार देते हैं। सो ये उन्होंने कहा कि यही तरीका है। हालांकि ये माशाल्लाह इतना बड़ा इम्तिहान लेके ये इतने बड़े ओहदों पे बैठते हैं, ये जो पीएस वाले हैं, इनको नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट का और महंगाई का क्या ताल्लुक है, कैसे कंट्रोल होता है, इनको सब पता है। तो ये गलत बयानी से काम लेते हैं, आवाम को आंखों में धूल झोंकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, फिर नेचुरली आपकी ग्रोथ के ऊपर असर पड़ेगा, आपकी पहली अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी सारी। तो ये एक विशेष साइकिल है, जैसे एक दूसरे को ये बटरस करते हैं। तो इसमें यह है कि हुकूमती पॉलिसी जो है, मुझे इस बात का फिक्र है कि ना इनकी इन्फ्लेशन के, आप देखें वो जो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है, उसके चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर साहब हैं। मतलब इधर कोई देखने वाला नहीं है, कोई इमरजेंसी मीटिंग कॉल हो, कोई बाकी चीज़ों को देखें, इसकी कोई प्रोविजनिंग करें, जो भी तरीक़ेकार हो सकता है। तो उसमें यह है कि दे हैव वेरी लिमिटेड रिस्पॉन्स, आई थिंक। बट इसमें एक बात मैं आखिरी करना चाहूँगा, ये मेरे ख्याल में फेयर नहीं है कि आप कोविड के ज़माने की पॉलिसीज़ को या इक़दामात को इस वक्त के साथ कंपेयर करें। वो एक ग्लोबल फिनोमेनन था, और उस ग्लोबल फिनोमेनन के तहत जो आपकी इकोनॉमी सुंगड़ रही थी, उसको स्टिमुलस देने की ओवरऑल पॉलिसी थी, IMF की भी, वर्ल्ड बैंक की भी, और सब की। और उसमें उन्होंने बाकायदा कंट्रीज़ को बुला के कहा था कि आप स्टिमुलस दें। और इस वजह से उस वक्त अगर ये टैक्सेस कम करके या फिजिकल प्रेशर लेके तो नहीं किया, ये आप आज के हालात से कंपेयर नहीं कर सकते जो इस वक्त मतलब IMF इक़दाम वगैरह ले रही है। राइट सर, मैं ये जो अभी सवाल उठा है वो ये है कि चलिए मान लिया कि आलमी हालात के मुताबिक आपको पेट्रोल प्राइसेस बढ़ानी थी, मगर आलमी हालात के मुताबिक आपको अपनी लेवी में इजाफा क्यों करना था? पेट्रोल पर 20 रुपए की लेवी क्यों बढ़ाई गई? 37 रुपए का इजाफा बनता था, अगर फौरी तौर पर करना भी था। इसका जवाब देना चाह रहे हैं हुज़ैफा रहमान साहब, और उन्हीं के सामने सवाल रखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं हुज़ैफा रहमान साहब। अभी आपने देखा बाकी मेहमानों ने यह सवाल उठाया है कि ये 20 रुपए की लेवी लगाने की क्या इस वक्त ज़रूरत महसूस हुई? यहाँ तो मुतालबा यह था कि जब दुनिया में प्राइसेस बढ़ रही हैं, आप पूरी जो इंक्रीज़ है वो आवाम को पास ऑन ना करें। मुश्किल वक्त है, लोगों की सकत कम है, उनको आप थोड़ा सा रिलीफ दे दें। जो टैक्सेस ऑलरेडी लगे हुए हैं उसमें कुछ कमी वाकई कर दें, लेकिन उसके बजाय आपने उल्टा उसके बरक्स कीमतें मजीद यानी टैक्स मजीद बढ़ा दिया, PDL में 20 रुपए का इजाफा कर दिया। ये क्यों किया गया?
जी बहुत शुक्रिया सदुल्ला साहब। एक तो मैं आपको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप मेरे नज़र से एग्री करें ना करें, लेकिन आपने बड़ा तल्ख और चुपता हुआ सवाल किया। अब आम भी ये सवाल कर रही है, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है पिछले 5 दिनों से पेट्रोलियम मसनूआत का मामला, लेकिन आपने मुझे पूरा मौका दिया कि मैं हुकूमत का मौक़िफ़ आपके सामने रखूं। और ये बात मैं ना करता, लेकिन चूंकि शफीउल्लाह जहां साहब और मैं एक प्रोग्राम में मौजूद थे, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू मुझसे पूछ रहे थे कि आप वो प्रोग्राम बीच में स्किप कर क्यों आ गए। तो बात यह कि मैं भी रोजे से था और जो मेरी बहन है वो भी मुमकिन है रोजे से ही होंगी, लेकिन मकसद ये होता है कि सवाल करना एंकर का हक होता है, तल्ख सवाल करे, सवाल पर सवाल करे, लेकिन कम से कम गेस्ट जिसको बुलाया है उसको पेशेंट ऑडियंस जरूर दे ताकि वो अपनी आवाम के सामने या अपनी व्यूअर के सामने अपनी बात रख सके। हाँ, और अगर आपने ये नहीं करना, क्योंकि वजह ये है कि हमारे बहुत सारे दोस्त, यानी आप भी न्यूज एंकर से प्रोग्राम एंकरिंग की तरफ आए, लेकिन आपने अपने आपको बड़ा ग्रूम किया, किताबें लिखी। बहुत सारे हमारे दोस्त न्यूज एंकरिंग से प्रोग्राम एंकरिंग की तरफ आए, अब तक इस बात से वो आ रही हैं कि भाई ये मैगजीन शो नहीं है। अगर आपने 5 गेस्ट बुला दिए 30 मिनट के प्रोग्राम में, तो कम से कम 5 मिनट हुकूमत को मौका तो दे दें अपनी बात कर ले। खैर, मैं इस पे आता हूँ। एक तो दानियाल साहब ने जो बातें की हैं, मैं सारी बातों से एग्री करता हूँ। दानियाल साहब की मैं वैसे कदर करता हूँ इस वजह से कि इंतहाई काबिल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, और पाकिस्तान में सियासत में पढ़े लिखे लोग कम है बहुत, जो कम से कम अपने इशू पे गिरफ्त रखते हैं। लेकिन जाहिर है, और ना ही मैं अब जो भी दलील दूंगा उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि siyaset.pk ने मेरा एक चला दिया कि जी 55 रुपए बढ़ाई, हालांकि 110 की समरी आई थी। भाई मैंने मालूमात दी है, मैं तो हर जगह ये बात कर रहा हूँ कि मैं इसका कोई दिफा नहीं कर रहा, ना ये काबिल दिफा मामला है। मैं तो सिर्फ वो बात बता रहा हूँ जो हुकूमत के सामने एक चीज आई और एक गैर मामूली हालात है जिनके गैर मामूली इकदाम हम कर रहे हैं। शफीउल्लाह जान साहब ने बात की कि हुकूमत की रिट नहीं थी। अर्ज ये, शफीउल्लाह जान साहब प्रोग्राम के बाद अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को फोन कर लीजिएगा। चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो फेडरल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी है, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने एंड चीफ सेक्रेटरी केपीके ने, सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप्स ने जो अपना यानी माफियाइज्म जो पीक पर लेकर गए और पेट्रोल देना बंद कर दिया, वो नंबर 1 सिंध और नंबर 2 केपीके। मकसद कहने गए तो हम क्या कहेंगे, वहां हुकूमत नहीं है, लेकिन जाहिर है हुकूमत के लिए अगर 15,000 पंप्स बैक वक्त बंद हो जाते हैं, हुकूमत को डंडा थोड़ा नहीं चला सकती। हुकूमत जाहिर तरीके से चीजों को मैनेज कर रही होती है। हाँ, ये जरूर है जिसने जो किरदार अदा किया इन हालात में उसको हम जरूर देखेंगे। दूसरा अहम सवाल ये कि बड़ी प्यारी बात कि लेवी क्यों बढ़ा दी, इस पे बार बार बात की जा रही है। दानियाल साहब ने भी बात की, मुमकिन है मैं जो अब इसकी जस्टिफिकेशन दूं वो उससे एग्री कर जाए। अर्ज ये है कि लेवी वाकई बानी तहरीक इंसाफ ने कोविड डेज में 20 रुपए जो थी वो भी खत्म कर दी। आपको पता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 150 पे रोकने की वजह से 2 बातें की जाती हैं। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारे दौर में $120 फी बैरल जो है वो कीमत थी, और उसके बावजूद हम 150 रुपए पे पेट्रोल बेच रहे थे। पहली बात तो ये कि जब अदम एतमाद आई, डॉलर 175 के ऊपर था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई जिस दिन बानी तहरीक इंसाफ ने हलफ लिया, भी गूगल पे सर्च करने, 104 पर डॉलर था। बैरल 175 का डॉलर अदम एतमाद के 2 से ढाई महीनों में 325 को टच कर खैर हमने बड़ी कोशिश की और हमने उसको लाकर जो है वो 280-85 के ऊपर पिछले 4 सालों से रोका हुआ है। एक तो बात है कि अगर आप $120 फी बैरल की बात करते हैं तो आज के मुताबिक वो $60 फी बैरल बनती है, यानी डबल हो चुकी है दूसरे अल्फाज में वो कीमत। दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि लेवी हमने क्यों बढ़ाई, बड़ा अहम तरीन सवाल है, शायद कई हुकूमती हमारे दोस्त इसका जवाब नहीं दे पाए। बात यह कि जब पेट्रोल 150 के ऊपर था और आपने IMF को बार बार इनकार कर दिया था और IMF नाराज होकर पाकिस्तान से चला गया था, और उसके बाद जिस तरीके से भी हमने एफर्ट की IMF को मनाने की कोशिश की, तो IMF ने यह कहा कि पाकिस्तान के अंदर आप कर्जा दे तो देते हैं, लेने का क्या तरीका है? लेने का सबसे आसान तरीका यह है कि जिसमें लोग टैक्स भी देते हैं, वो है पेट्रोलियम मसनूआत। IMF ने ये लेवी हमसे 80-85 तक लेकर गई है, टारगेट्स दिए हमें, और अब भी IMF का टारगेट था कि FBR अपने टारगेट अचीव करने में नाकाम रहा है या जो लिमिट थी उससे कम रहा है, तो IMF का पूरा प्रेशर था। ये 104 रुपए कोई फेडरल गवर्नमेंट की जेब में नहीं जाते। PSDP तो हमारा 0 हुआ पड़ा है, कोई हम PSDP में काम नहीं करे, जो तरक्याती कामों की बात मैं कर रहा हूँ। NHA के अंदर काम नहीं कर रहे, PWD आप कह रहे हैं, आपका जवाब आया, मैं काफी देर से मुंतजर था, आपका जवाब आ गया। आपका जवाब यह है कि ये हमने IMF के कहने से 20 रुपए मजीद बढ़ा दिए और 104 रुपए पे लेकर चले। टारगेट है ये, IMF का टारगेट है। अगर बानी तहरीक इंसाफ IMF हुज़ैफा साहब, लेकिन क्या आपको इस बात का देखें ना, एक मैनेजमेंट भी तो होती है ना। सवाल मेरा, अपने सवाल ले लीजिएगा ना, सिर्फ 10 सेकंड में लिंक होगा अगर आप इजाजत दें तो। बानी तहरीक इंसाफ अगर कीमत 150 पे ना रोकते और तरीके से 10, 15, 20 रुपए बढ़ाते रहते तो IMF हमसे नाराज होकर ना जाता, और जब हमने IMF को मनाया तो IMF ने हमारे ऊपर कड़ी यार हुज़ैफा साहब, कमाल है आपके जमाने में आपकी टॉप लीडरशिप से लेके नवाज शरीफ साहब से लेके मरियम नवाज से लेके और तमाम लोगों से लेके हर बंदा नीचे के मिनिस्टर्स तक ये कहते रहे कि देखें जी 2 रुपए बढ़ा दिया, इनको शर्म नहीं आई, इन्होंने रात के अंधेरे में बम मार दिया।
आज आप कह रहे हैं कि जी बढ़ाते रहते तो ज्यादा अच्छा था। उसका दिफा नहीं आज आप कह रहे हैं बढ़ाते रहते तो अच्छा था, उस वक्त आप कह रहे थे कि 2 रुपए क्यों बढ़ा दी। तो सर ये फिर कोई एक बात तो करें ना। बढ़ाने पर सर, अगर हमने कीमतें बढ़ाने पर इमरान खान के दौर में कोई स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, जिसने भी दिया मुझ समेत, मैं समझता हूं वो पॉलिटिकल स्टंट जरूर हो सकता है। हाँ। लेकिन अगर फैक्चुअल बात है, आपकी इकोनॉमी उसकी डिजायर कर रही है, तो ज़ाहिर है ये बात काबिल दिफा नहीं है। मैं अर्जी से भी ये कर रहा हूं कि अगर IMF तो आप कह रहे हैं गलत था उस वक्त ये तनकीद करना हुकूमत के ऊपर? नहीं, मैं समझता हूं कि अगर IMF की वजह से बढ़ा रही थी हुकूमत और हम सिर्फ सियासी बयान के तौर पर ले रहे थे, तो हमें नहीं देना चाहिए। तो दूसरा ये बता दें हुज़ैफा साहब कि अब ये जो आप कह रहे हैं कि 20 रुपए IMF की के टारगेट से उसको पूरा करने के लिए लगाई गई है, लेकिन कुछ मैनेजमेंट भी तो होती है ना। आपने देखा कि इस वक्त 55 रुपए वैसे ही बढ़ानी पड़ी है, या 37 रुपए चले वैसे ही बढ़ानी पड़ रही है, जो कि बहुत बड़ा इजाफा है। आप इसको 1-2 महीने के लिए रोक सकते थे, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ये आर्जी है, जंग रुक जाएगी, चीजें नीचे आ जाएंगी, पेट्रोल प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। आप इसको ऐसे वक्त में लगाते हैं ना जब प्राइसेस कम हो रही होती। आपने प्राइसेस बढ़ते हुए एक वक्त में लगा दी, जिसका इंपैक्ट दुगना हो गया। हाँ, ये आपने बड़ी लॉजिकल बात की है, और ये इससे मैं सहमत हूं आपकी बात से कि वाकई अगर हम मैनेजमेंट कर लेते तो शायद आज इसका दिफा करना इतना मुश्किल ना हो रहा होता। और दानियल अजीज साहब ने बहुत सारी बातें की हैं, क्योंकि मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैं इस पर अथॉरिटी हूं, लेकिन जनरल बड़ी मोटी मोटी बात कर देता हूं। बहुत सारी बातें दानियल अजीज साहब ने की हैं, अगर वाकई उन बातों पर अमल कर लिया जाए, स्टेट बैंक के हवाले से उन्होंने की, महंगाई बढ़ने की शरह के हवाले से बातें की, मैनेजमेंट के जरिए जाहिर है आप उसका जो है जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सकते हैं। मैं इस बात से एग्री करता हूं, बिल्कुल ठीक है। दिफा नहीं करूंगा। चले शफीउल्लाह जहां साहब, 2 बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कर रही है। एक तो वो ये कहते हैं कि जी हमारे दौर में कोविड में डॉलर की जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो $120 पे चली गई थी, और हम फिर भी 150 का बेच रहे थे, और आज जो है वो 80 रुपए या 60 रुपए में है, फिर भी ये 300 रुपए में चला गया, और फिर अब तो चलिए खैर 2-3 दिन में 100 रुपए पे गया ना, वरना तो ये इतने पे चल रहा था। तो सवाल ये है कि उस वक्त तो डॉलर भी आपका 170 रुपए का था, और आज डॉलर का फर्क है। एक तो ये इम्पैक्ट भी आता है, और दूसरी बात यह कि आपको भी उस वक्त हुज़ैफा साहब कह रहे हैं बढ़ानी चाहिए थी। आपने अगर नहीं बढ़ाई थी तो आपने उस वक्त गलत किया था ना बढ़ा के। पहली बात असद साहब, मुझे आप टाइम देंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं एज ए गेस्ट अपीयरेंस के लिए यहाँ पे आया हूं। नहीं, आप एज अ होस्ट हैं, आप होस्ट हैं और मैं गेस्ट हूँ, आप ऐसे मेरी बात सुन। नहीं, पहले दानियाल अजीज साहब ने कोई 10-15 मिनट लिए, अभी हुज़ैफा साहब ने सारों की बातों का जवाब देना ना, इसलिए उनको ज्यादा टाइम मिल रहा है। अच्छा जी, देखिए पहली बात यह है कि जो हुज़ैफा साहब कह रहे हैं कि जब हमें हुकूमत मिली थी डॉलर 104 का था, तो ये गूगल कर लें, अभी इनके हाथ में मोबाइल होगा, जब 114 का जिस दिन बानी ने हलफ उठाया, तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो 124 रुपए का डॉलर था, और जब वो हम हुकूमत छोड़ के गए तो 180 रुपए का डॉलर था। जब इनकी हुकूमत आई तो आपने देखा होगा कि 180 से डॉलर जो है वो 300 से भी ऊपर चला गया था, फिर इन्होंने मसनूई तौर पे 280 रुपए में अभी रोका हुआ है। तो ये तो इनकी नाकामी है कि डॉलर का रेट जो है इनसे बढ़ा है, हमसे नहीं बढ़ा, पहली बात। जहां तक दूसरी बात के ये कह रहे हैं कि हम थोड़ा अगर इसको रेट को बढ़ा देते, फिक्स ना करते, तो ये तो हमारी कामयाबी थी कि हमने $120 का बैरल था और हम 150 पे पेट्रोल दे रहे थे। हमने IMF को कन्विंस किया था, हमने लेवी कम की थी, हमने सेल टैक्स 18% जो है इमरान खान साहब ने कम किया हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि इमरान खान साहब अवाम के मैंडेट से आए हैं। कल को इन्होंने दोबारा, इमरान खान साहब ये समझ रहे थे कि अवाम के पास जाना होगा, वहां से वोट लेना होगा। अगर हमारी पॉलिसीज जो है वो अवाम दुश्मन पॉलिसी होती तो हम अवाम का सामना ना कर सकते। असल में मसला ये है, इनको ये पता है कि इनका अवाम से कोई लेना देना नहीं है। ये तो 17 सीटों पे आए हुए हैं, फॉर्म 47 के जरिए आए हुए हैं, RODRO का इलेक्शन करा के यहाँ तक पहुंचे हैं। इनको पता है कि ये जो भी फैसला कर लें, इनका और अवाम का कोई लेना देना नहीं है। जहां तक कीमत बढ़ाने की बात है तो आपके इल्म में होगा असद साहब कि जब 2 रुपए अगर हम बढ़ा देते थे तो इख्तियार वली साहब जो है वो बाईसाइकिल पे बैठ जाते थे, असम्बली आते थे। अगर फिर हम 5 रुपए बढ़ा देते थे तो ख्वाजा आसिफ माइक पकड़ के कहते थे कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है। तो आज 55 रुपए जब बढ़ा दिए गए हैं, तो फिर अगर थोड़ा सा और बढ़ जाता था तो रात को उस्मा बुखारी साहब जो है वो नींद से जाग के वीडियो रिकॉर्ड करती थी और इमरान खान साहब को वो चोर और नाअहल कहती थी। तो आज उस्मा बुखारी साहिबा जिंदा है, आज क्या कहती हैं कि 55 रुपए का जो लीटर बढ़ाया गया है, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा जो इजाफा नहीं हुआ, बुलंद तरीन सतह पे पेट्रोल के रेट से।
ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। दानिया साहब, IMF के प्रोग्राम में हम हैं, हमारी मजबूरियां हैं। अभी इसराइल का श्रीलंका का जिक्र हो रहा था, वो भी IMF प्रोग्राम में है, लेकिन उन्होंने अपनी प्राइसेस इतनी नहीं बढ़ाई। हमारी क्या वाकई इतनी मजबूरी थी? हमारे FBR का शॉर्टफॉल भी अभी चल रहा है, जो हम अपने टारगेट से पीछे चल रहे हैं। क्या वाकई इस महीने में लाजिम था कि बढ़ाएं, या इस बढ़ाओ को हम 1-2 महीने के लिए डिले भी कर सकते थे? जी, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं। माजी का जो रिव्यू हुआ था IMF के साथ सितंबर में, उसमें उन्होंने पहले ही शॉर्टफॉल होनी शुरू हो गई थी और 2 मरतबा ये टारगेट जो है ये नीचे लाया गया है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने जो लास्ट मंथ था उसमें तकरीबन 374 बिलियन का शॉर्टफॉल आ रहा था। तो इन्होंने कमिट किया था IMF के साथ कि अगर हम दिसंबर की 31 तारीख तक ये पूरा ना करें तो फिर हम मिनी बजट देंगे। उसमें उन्होंने वो आइटम्स जो कि जनरल सेल्स टैक्स GST में शामिल नहीं है या कम परसेंटेज पे शामिल हैं, वो इन्होंने कहा कि हम इंक्लूड करके, जिसमें फर्टिलाइज़र और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो अहम पाकिस्तान के लिए, इसलिए उनका रेट कम था, वो हम पूरा करके तो आपको दे देंगे। तो नेचुरली अगर मिनी बजट लाना पड़े तो ये किस्म का इकोनॉमिक फेलियर गिना जाता है गवर्नमेंट का, तो वो उससे बचना चाह रहे हैं। तो उसमें जो इनके हर महीना गुजर है, FPR अपना रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि पाकिस्तान में जो इंतज़ामिया की आपस की सियासत है वो पाकिस्तान की पब्लिक से सियासत से ज़्यादा मोतबर और ताकतवर है। उसकी मेन वजह यह है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं उनको मालूम ही नहीं है कि ये इंतज़ामिया दर हकीकत अंदरून कैसे चलती है, और इसलिए इन्होंने फिर आगे अपने बंदे रखे होते हैं कि ये हर जमात के अपने बंदे हैं। आजकल इनके आप देख लें तो कीर शाह साहब हैं या चीमा साहब हैं वगैरह, ये असल में आगे हुकूमत की तर्जुमानी जैसे एक अडेप्टर की तरह प्लग करके वो बताते हैं कि हमने क्या करना है, लेकिन ये खुद भी प्लेयर है क्योंकि ये PAS सर्विस के हैं, जर्नलिस्ट कैडर है, ये नहीं मानते किसी और सर्विस को। और ये जो स्पेशलिस्ट कैडर हैं जैसे कस्टम सर्विस है या टैक्सेशन सर्विस है, एक्साइज वगैरह के हैं, इनको ये अपने से कमतर समझते हैं। एक बड़ा एक एरोगेंस है इनमें, और ये समझते हैं कि जो भी मारात हैं हमें मिलनी चाहिए। आपको याद होगा अभी पीछे एक लड़ाई पड़ी रही थी एग्जेक्टिव अलाउंस की, वो इन्होंने कहा कि सिर्फ हमको मिलेगी, यानी PAS वालों को। यहाँ पर इन्होंने 5-5 तनख्वाहें देनी पड़ी हैं। पहले ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर इस्तेमाल करते रहे, 2 साल मैं पीटता रहा, आपके प्रोग्राम में भी आके मैं पीटा कि जी इंसेंटिव्स अप्रोच इस्तेमाल करें। न्यू इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक्स का ये तकाजा है कि अगर अदारे ने अपने बिहेवियर बदलना है तो वो इंसेंटिव्स के लिए बदलना है, उसको तरगीब कहते हैं, उर्दू का लफ्ज़ है तरगीब। आपके ख्याल में शॉर्टफॉल FBR के टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है उसमें क्यों हुआ है? टारगेट हमने बहुत ज़्यादा रखी है या कारोबार नहीं हो रहा पाकिस्तान में? इसलिए हुआ है क्योंकि जो उनको तरगीब दी गई है, इंसेंटिव फ्रेमवर्क बनाया गया है PAS की तरफ से, वो FBR के लिए नहीं बनाया गया, वो PAS के लिए बनाया गया, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हम पूरे पाकिस्तान की इंतजामिया के ऊपर लागू करेंगे ताकि हम, क्योंकि ये तो हर जगह बैठे हुए हैं, कोई एजुकेशन में बैठा है, कोई हेल्थ में बैठा है, कोई जगह जगह ये जर्नलिस्ट कैडर है ना, तो ये स्पेशलिस्ट कैडर है, तो ये कहते हैं अगर सिर्फ इनके लिए हो गया तो हम तो रह जाएंगे हाथ मलते मलते। एक सेकंड, तो इन्होंने जो निज़ाम बनाया उसको इतना पेचीदा और इतना भोंडे अंदाज से बनाया है, क्योंकि अपने लिए बनाया, FBR के लिए नहीं बनाया, उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या है। यानी ABCDE कैटेगरी कर दिया, हर एक कैटेगरी को 20% होंगे उसमें ऑफिसर्स, और उनको 20% को जो है ना एक एवेल्युएशन होगी, 45 लोग जो है उनको हर 3 माह 6 माह के लिए बाद एवेल्युएट करेंगे उनके अपने कोलीग्स के इंटेग्रिटी के लिए। भाई पैसे आप दे ही इंटेग्रिटी के लिए। हैरानगी की बात यह है, जो मैं आपको असल 5 पॉइंट बताया, मुझे पता है टाइम आपके पास कम है, वो ये है कि सारे इंसेंटिव स्ट्रक्चर में कहीं भी रेवेन्यू टारगेट मेंशन ही नहीं है। कैसी मजेदार बात है, यानी आपस में बांट लिया सारा, अपने लिए तैयारी कर ली, क्योंकि कल को अगर ये हेल्थ में जाता है, एजुकेशन में जाता है, वहां उसके टारगेट लगेंगे, तो नेचुरली ये ऑटोमेटिकली स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएगा। जर्नलिस्ट कैडर तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये जो सियासत है ये पाकिस्तान के ऊपर हावी है। जिस फंक्शन को हमने स्पेसिफिकली बेहतर करना है उसको हम तरजीह नहीं दे सकते, क्योंकि ये नाराज हो जाते हैं और बैठे हुए हैं तर्जमानी के लिए, इसलिए तबाही मच रही है, क्योंकि हमारी सियासी जमातों में ये सिंटैक्स ही नहीं है, इनके पास ये तरीकाकार ही नहीं है कि हमने कैसे करना है, इनको समझ ही नहीं है, समझ ही नहीं है। चलें, एक तो हुज़ैफा साहब इस पर कमेंट कर दें कि समझ ही नहीं है आपको। दूसरा, हमारे यहाँ एक पैटर्न देखा गया है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो हुकूमत बढ़ा देती है, लेकिन जब आलमी मंडी में कीमतें कम होती हैं तो अगर फर्ज करें वो कम होने के नतीजे में 20 रुपए का आवाम को फायदा मिल रहा हो तो हम वो फायदा पास ऑन नहीं करते, उसमें से कुछ हिस्सा 10% 20% पास ऑन कर देते हैं। हम कहते हैं जी 20 रुपए का फायदा देने की बजाय सिर्फ 4 रुपए का फायदा दे दो, बाकी हुकूमत का जो शॉर्टफॉल चल रहा है उसमें कवर हो जाएगा और हुकूमत को जरा थोड़ी सी इसमें फेवर मिल जाएगी। यानी आसान बात यह है कि कीमतें बढ़ जाएं तो बढ़ा दी जाती हैं, जब कमी होती है तो कीमतें पास ऑन नहीं की जाती। अब ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दिस इज अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे फॉर यूएसए एंड द वर्ल्ड सेफ्टी एंड पीस, और उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म ऑयल प्राइसेस व्हिच विल drop rapidly when the destruction of the Iran nuclear threat is over। अब ये जो वो कह रहे हैं कि ये थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, लोगों का खदशा ये है कि पाकिस्तान में ठीक नहीं होगा। ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं असदुल्ला साहब, ये एक परसेप्शन भी है और इसमें काफी हद तक हकीकत भी है, और ये एक तासुर अमूमी तौर पर पाया जाता है
कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो अचानक से ऊपर चली जाती हैं, लेकिन रेगुलेटर इतना कमजोर है कि जब कीमतें कम होती हैं, आप कीमतें कुछ कम भी करें तो आप ये देखेंगे जो किराए हैं यानी इसमें सूबों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। कुछ फेडरल गवर्नमेंट का भी इसमें मामला है कि वो आप किराए उस तरीके से कम नहीं करते। कोई महंगाई जो बढ़ने की शरह है, जिस तरीके से बताया अभी दानियाल साहब भी फरमा रहे थे कि स्टेट बैंक का तो काम ही महंगाई रोकना है, लेकिन उनके पास तो एक कांस्टेबल भी नहीं है कि बाकी तो एज ए रेगुलेटर क्या काम करेंगे। बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं और मैं समझता हूँ इसीलिए अब ये जरूरत है कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें। अदरवाइज तो अगर हमने होम्योपैथी काम रखा कि आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत में मलबा डाल दे और हमारा मलबा जो है वो जो है अगली हुकूमत पे हम डाल दें, तो मकसद कहने का इस तरह काम चलेगा नहीं। सूरत हाल तो यही करना पड़ेगी कि अब हमें सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। अगर जो दानियाल साहब ने बात की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे पास रियासत लेवल के ऊपर कोई रिजर्व्स नहीं है। ये जो हम 28 दिन के रिजर्व भी आपको बताए हैं, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के रिजर्व्स थे। हालांकि इन्होंने जापान की एग्जांपल दी, बाकी की एग्जांपल्स दी, तो बात यह कि वाकई अगर हमारे पास 100 दिन के रिजर्व्स पड़े होते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, तो लामाला हमारा लबो लहजा भी और होता। अब बात यह कि जिन्होंने फ्यूल बेचना था उन्हीं के पास ही रिजर्व पड़े हुए थे, तो जाहिर है हुकूमत ने अवाम का भी मामला देखना था। और मैं ये भी एग्री करूंगा कि ये फैसला इसके अंदर एक प्रेशर का आंसर भी शामिल है। अगर ये प्रेशर ना होता तो ये रिजर्व हमारे पास ही पड़े हुए होते और हमने ही इसको सप्लाई देनी होती, तो शायद ये सूरत हाल पैदा ना होती। लेकिन जाहिर है जो बातें आपने की हैं, जिनका मैंने दिफा किया, बिल्कुल मैं समझता हूं कि वो काबिल दिफा बातें थी। तालिबान की चौकियां थी इस जोन में, ये जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है उसमें तालिबान की परमिशन के बगैर एंट्री नहीं हो सकती और अब वहां पर दहशतगर्दों को पनाह देने की इतलात है। कितना बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जवाबी कार्रवाई करते हुए ठिकानों पर हमला भी किया। हुज़ैफा साहब कैसे देख रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, जितने भी दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें थी, हमने कोशिश की कि सिविलियन, खवातीन और जो ज़हर बेगुनाह लोग हैं उनसे अवॉइड करते हुए दहशत गर्दों को निशाना बनाएं। अब ये रिपोर्ट आई है, बिल्कुल मेरी भी नज़र से गुजरी है। वो आपने अभी जब सवाल किया, इससे पहले मैं अखबार में ये खबर पढ़ रहा था और बिल्कुल ये खबर छपी भी है और ये बैनुल-अक़वामी जरीदे इस पर बात भी कर रहे हैं। अर्ज ये है कि जो ग्रीन जोन है वहां पर ग्रीन जोन ऐसी है जिस तरह हमारा रेड जोन है, यानी इसमें प्रेसिडेंसी भी आप का जिक्र भी करें और भी इसके अलावा 2-3 अहम जगहें हैं। ज़ाहिर हम वहां तो निशाना बना नहीं सकते और ना हम बनाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि आलमी दुनिया को पता होना चाहिए कि जो इंतहाई महफूज तरीन इलाके हैं, जहाँ पर सुफरा रहते हैं, जहाँ पर उनके वज़रा रहते हैं, वहां पर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को मतलूब तरीन दहशतगर्द, जिसका ज़ाहिर अमेरिका भी उसको दहशतगर्द समझते हैं, TTP के जो लोग हैं, और उनको वहां पर जो है वो महफूज पनागाह के तौर पर रेड जोन में, अगर जो उनका ग्रीन जोन है उसमें रखा गया, तो मेरे ख्याल से इस पे ज़ाहिर है अब बैनुल-अक़वामी दुनिया को जरूर होश के नाखून लेने होंगे। बिल्कुल सही है। एक चीज़ हुज़ैफा साहब और मैं आखिर में जाते जाते चाहूंगा कि जरा कमेंट कर दें, और वो ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये चूंकि ईरान की जंग का ही असर है जिस पर हम बात कर रहे थे, एक सवाल किया जा रहा है कि अगर ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया तो क्या पाकिस्तान वहां पर जाएगा सऊदी अरब की मदद करने के लिए? वैसे तो मैं ये समझता हूं कि ये जो सवाल है ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इस बात के इम्कानात बहुत कम हैं कि ईरान सऊदी अरब पे हमला करे, और अगर करेगा भी तो मुझे लगता है कि सऊदी अरब खुद भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान उसकी मावनत के लिए वहां पर जाए, क्योंकि इससे जंग का स्केल बड़ा होगा। आप वैसे इस इशू को, ये जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसका क्या, इस पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, दो बातें हैं असलुल्लाह साहब जिससे आप एग्री करेंगे। एक तो डिफेंस माहदे में है सऊदी अरबिया के साथ, उससे हटकर भी हमारे वैसे मुसलमान जब भी हॉली मॉस्क की हिफाजत के लिए जरूरत पड़ी, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जाकर लब्बैक कहा और पाकिस्तान सऊदी अरब की हिफाजत के लिए मौजूद है। लेकिन हम डिफेंस एग्रीमेंट में है और उसी डिफेंस एग्रीमेंट की वजह से हमने ईरानीज अपने भाइयों को भी कहा कि आपके मुल्क में होने वाली जो जंग है इसकी हमने मजम्मत की है। आयतुल्लाह खामनाई साहब की जो है हमने शहादत को जो है वो बाकायदा कंडेम किया है और पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि आप सऊदी अरब पर हमला करें, हम उनसे डिफेंस एग्रीमेंट में है। तो ईरान ने हमें ये दहानी कराई थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो एक्टिवेट हो जाए। लेकिन ये बात तो ज़ाहिर है इस पर ज्यादा बेहतर अंदाज में फॉरेन ऑफिस और हमारे डिफेंस मिनिस्टर कमेंट करेंगे कि हम किस हद तक जा सकते हैं और क्या सूरत हाल है। लेकिन ये तो ऑन रिकॉर्ड पर है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए मौजूद है और पाकिस्तान की कोशिश होगी कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। और इस हवाले से जो हम अपने ईरानी भाइयों को भी कन्विंस कर सकते हैं, मजीद भी कन्विंस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब, शफीउल्लाह जान साहब, दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।